हाय गाइस, वेलकम बैक टू द स्टैटिक जीके रिवीजन सीरीज। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी क्लास है क्लास 24। आज हमको 24 दिन हो गए इस सीरीज को स्टार्ट किए। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे उड्स डिस्पैच, जो 1854 में आया था। इसको लाने वाले थे सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। उस डिस्पैच को इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है, क्योंकि इसी उस डिस्पैच के कारण इंडिया में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, और एक तरह से ये फाउंडेशन है। इस डिस्पैच में 3 टियर लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। सेकेंडरी लेवल में आंग्लो वर्नाकुलर एंड हायर एजुकेशन में कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था कि एक ऐसा एजुकेटेड वर्क फोर्स तैयार किया जाए जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अगेंस्ट ना होके उनका लॉयल हो, और एक सिस्टमेटिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जा सके। वेस्टर्न नॉलेज और कल्चर को प्रमोट किया जा सके एमंग इंडियंस। और इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडस्ट्री के लिए लेबर की ज़रूरत थी, और वो भी स्किल्ड। और इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया, इस डिस्पैच ने बेसिकली, एक तो पहला था कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया गया बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। और जो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स था उसको एक्सपेंड किया गया, ताकि अधिक से अधिक मास एजुकेशन को शिक्षित किया जा सके। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ऑन द लाइन ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ जो लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन के लिए। ग्रांट इन एड सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो उस डिस्पैच की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, उसके लाइन पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, उनको जो है ग्रांट इन एड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ पे ड्यूल इंस्ट्रक्शन की बात की गई कि वर्नाकुलर एंड इंग्लिश, जैसा कि आप ऊपर देख लिए हैं कि यहाँ पे जो है प्राइमरी लेवल पे टोटल वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। सेकेंडरी लेवल पे आंग्लो वर्नाकुलर एंड हायर एजुकेशन में कम्प्लीटली इंग्लिश। वोमेंस एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया कि फीमेल को भी लिटरेट किया जाए। अब एक ग्रेडेड सिस्टम अडॉप्ट किया गया स्कूल में, ताकि एक यूनिफॉर्म लर्निंग जो है बनी रहे। जैसे कक्षा 1 में अगर पास हो गया बंदा तो कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, ये ग्रेडेड सिस्टम था। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हमने ऊपर ही देखा कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई 1857 में ऑन द लाइन ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। और प्रोविंशियल, हर जितने भी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, ताकि वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनकी प्रॉपर जो है मैनेजमेंट की जा सके। बेथुनी स्कूल जो कलकत्ता का था, वहाँ पे वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। एग्रीकल्चरल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई पूसा, बिहार और रुड़की में। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगा, वेस्टर्नाइज होने लगा। और ये यूरोपियन जो फैकल्टी थी वो भी इन स्कूलों में, इंडियन स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में आके अपना लेक्चर देने लगी। सरगासो सी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है। ये जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक में ये वाला रीजन आपका बोला जाता है सरगासो सी, जो कि चारों तरफ से ओशियन करंट के द्वारा बाउंडेड है। ईस्ट में आपको गल्फ, ये आपको ईस्ट में कैनरी करंट देखने को मिलेगा। साउथ में आपको नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, वेस्ट में आपको गल्फ स्ट्रीम, एंड नॉर्थ में आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इन चारों जो करंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे सरगासो सी यहाँ पे घिरा हुआ है। यहाँ पे सरगासो नाम का एक वीड पाया जाता है, बेसिकली जो खरपतवार जिसको आप बोलते हैं, जो यहाँ पे तैरता रहता है और वो स्थिर होता है। और ये एक ऐसा मात्र सी है वर्ल्ड में जिसके पास कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है। इसकी सैलिनिटी हाईएस्ट है, अगर हम अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे
तो सारे अगर आप नॉर्थ और साउथ अटलांटिक की बात करेंगे तो उसमें सरगासो जो सी वाला एरिया है वहाँ पे हाईएस्ट सैलिनिटी है, और यहाँ पे जो सर्कुलेशन है ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और यहाँ पे वही आप मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो वीड पाई जाती हैं वो बेसिकली क्या है, वो बहुत स्टेगनेंट है, कम है यहाँ का वाटर लेवल। कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट है, जैसे कंपनी एक्ट आपका 2013 का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। ये एक्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप आगे आप पढ़ेंगे कि इन्हीं एक्ट के सहारे डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में ही आपकी एक है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाओबाब ये डेसिडुअस एक ट्री है। अब ये डेसिडुअस ट्री है तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, और इसका नाम एक जो सिल्क कॉटन ट्री है उसके नाम पे रखा गया है। नो स्मोकिंग डे जो सेकेंड वेडनेसडे होता है उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया का 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब देखिए यहाँ से ये 7 अप्रैल और 7 मई आप लिंक कर सकते हैं कि जब आप 7 मई को अच्छा दौड़ेंगे तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो आपको 7 अप्रैल जो कि हेल्थ डे है उसकी आपकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये जो मई और अक्टूबर मंथ होता है इनके सेकेंड सैटरडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू पॉलिटी जो बुक है ये के.पी. जायसवाल के द्वारा लिखी गई है। द वंडर दैट वाज इंडिया ये बुक ए.एल. बसम के द्वारा लिखी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डी.डी. कोसाम्बी। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट ए. स्मिथ ने लिखी है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ये इफेक्ट में आपका कब आया था, 1989 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज थी उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई, और जिस समय ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फॉरेक्स रिजर्व रैंकिंग अगर हम बात करें, इंडिया का फॉरेक्स जो रिजर्व है इसमें आपको फॉरेक्स करेंसी को देखने को मिलेगी, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको एसडीआर बोलते हैं, जो आईएमएफ में होता है वो भी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है, एज वेल एज ए रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। अगर हम वर्ल्ड में बात करें रैंकिंग की ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, तो चाइना के पास सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व है, उसके बाद जापान, इंडिया आपका 6ठे नंबर पे लाई करता है इन द केस ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व। R21 इसको मैट्रिक्स यम वैक्सीन भी बोलते हैं। ये एक मलेरिया की वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको इसका हेड ऑफिस आपको पुणे में देखने को मिलेगा। इस वैक्सीन को जब यूज किया गया तो ये पाया गया कि चिल्ड्रन में ये वैक्सीन काफ़ी एफिशिएंट है कंपेयर टू द एडल्ट। CPR आप जानते हैं, जब कोई एक इमरजेंसी प्रोसीजर है ताकि ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर किया जाए। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वहाँ पे CPR दी जाती है ताकि उसकी जो सांस रुक रही है उसको जो है वापस से लाया जा सके और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट किया जा सके। इसका फुल फॉर्म है आपका कार्डियो पल्मोनरी रेसुसाइटेशन। एडजुवेंट ये एक सब्सटेंस है जो वैक्सीन में ऐड किया जाता है ताकि जो वैक्सीन आप लें वो आपके इम्यूनो रिस्पॉन्स को ज़्यादा एनहेंस कर दे। फ्लड वेरिएंट्स ये ग्रुप ऑफ जो म्यूटेटेड जो SARS-CoV-2 वायरस है उसका पूरा ग्रुप है।
कलर डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ये बेसिकली वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जो लाइट के जो पेनिट्रेशन होता है वाटर में कि लाइट कितनी डेप्थ तक जो है लाइट का रीच आउट होगा, उसको अफेक्ट करता है। इकोक्लाइन ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन है बिटवीन टू इकोसिस्टम। जैसे आप एक ले लीजिए, ये आपका क्या है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, और ये आपका क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आप जानते हैं कि आपने ये चीज़ देखा भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है अचानक से एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा और फॉरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। ये एक ट्रांजिशन जोन होता है, धीरे धीरे जो है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम खत्म होने लगता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप देखेंगे कि अगर ग्रासलैंड, अगर हम ग्राफ ड्रा करें, इधर मान लीजिए ये ग्रासलैंड है, इधर जो है आपका फॉरेस्ट है, तो आप देखेंगे जो फॉरेस्ट वाली पॉपुलेशन है ना, ये कुछ इस टाइप की होगी और ग्रास वाली कुछ इस टाइप की होगी। क्योंकि जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम से आप मूव करेंगे तो जो ग्रासलैंड में जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी, और सेम केस होगा विथ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा ना, यहाँ पे जिसको बोलते हैं इकोटोन, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट होगी कंपेयर टू द इंडिविजुअल ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ये जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है टू इकोसिस्टम के बीच, इसी को आपका क्या बोला जाता है, इकोक्लाइन। और केमोक्लाइन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें बदलाव आना, और ये बेसिकली वाटर के केस में होता है। जब वाटर में एक फेज से, जैसे ये वाटर है पूरा, अगर आप वाटर में मूव करेंगे तो जो केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं, तो इसी के ग्रेडियंट को बेसिकली केमोक्लाइन बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, आप जानते हैं कि जैसे आप अभी कोई बेयर एरिया देखते होंगे जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछेंगे तो हो सकता है आप जहाँ पे रह रहे हैं आज, वो भी एक टाइम पे बेयर एरिया रहा होगा। तो आज वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन जो है वेल एस्टेब्लिश हो गई है। तो कोई भी जो बेयर एरिया होता है वहाँ पे पॉपुलेशन जो आज वेल एस्टेब्लिश है, ये सारा जो स्टेज होता है फ्रॉम द बेयर एरिया टू द टूडे वेल एस्टेब्लिश स्टेज, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जितने भी स्टेज इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इन सारे स्टेज को क्या बोला जाता है, सीरी। और इनमें जो स्टेज है, न्यूडेशन, इन्वेशन, इसेसिस, एग्रीगेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, दैट मीन्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। तो ये सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, इस साइड टाइप से आपको याद होना चाहिए। न्यूडेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया। अब जो बेयर एरिया है ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो नेचुरली रूप से ये बेयर रहा हो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब से ही ये बेयर एरिया है, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रह रही है। और दूसरा हो सकता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही हो, लेकिन हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो या ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यहाँ की जो भी पॉपुलेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और ये फिर से बेयर एरिया में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी जैसे नेचुरल प्रोसेस, जैसे आपका फॉरेस्ट फायर हो गया, फ्लड आ गया, तो इससे क्या हो गया, एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। तो न्यूट्रिशन में बेयर एरिया का फॉर्मेशन हो गया। जब बेयर एरिया का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे इन्वेशन होगा। इन्वेशन मीन्स क्या होता है, अटैक होता है। तो जो स्पेसीज हैं ये माइग्रेट कर जाएंगे इस बेयर एरिया में। इस स्पेसीज में आपके जो है मॉसेस और लाइकेंस होती हैं। और अराइवल्स ऑफ प्रोपाग्यूल्स, यानी जो सीड्स हैं, स्पोर्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, एयर है, इसके द्वारा ये जो है इस बेयर रॉक वाले एरिया में आ जाती हैं। फिर होगा क्या, इसेसिस होगा। अब जो भी यहाँ से इन्वेजन के द्वारा यहाँ पे जो भी स्पेसीज, जो भी या सीड्स स्पोर्स आए हैं, तो इनका क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा। और उसके बाद ये लोग आपस में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा एग्रीगेशन के द्वारा। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन होता है, आप जानते ही हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है रिएक्शन करेंगे, जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे एज पर दियर रिक्वायरमेंट। जैसे वहाँ पे अगर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, वो अपने हाउसिंग पर्पज़ के लिए उसका डिफॉरेस्टेशन करेंगे। वहाँ की सॉइल अगर उपजाऊ नहीं है तो उसको जो है फर्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है।
और उसके बाद क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। जो भी इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से फुली डेवलप्ड हो जाएगी और वो स्टेबल रहेगी। गुनार्ड मिडाल, इनकी बुक है इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन। अल्बर्ट ओ हिर्शमैन, इनकी बुक है स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। निकोल्स काल्डोर ने बुक लिखी है स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ की बुक आप तो सबको याद ही होगा, द वेल्थ ऑफ नेशन। इंदिरा गांधी कनाल आपको सतलुज और ब्यास रिवर जहाँ पे मिलते हैं, फॉर्म होती हैं बेसिकली, ये कहाँ पे फॉर्म होती है, आपका हरिके बैरेज, और ये कहाँ है, पंजाब में। यहाँ से इस कैनल का फॉर्मेशन होता है और ये राजस्थान में फ्लो करती है। इसी प्रकार आपका जो अपर बारी दोआब कैनल है ये रावी रिवर पे देखने को मिलेगा, और ये माधोपुर पंजाब में जो बैरेज है वहाँ से इसको निकाला गया है, ओरिजिन है इसका। वेस्टर्न यमुना गुरगांव कैनाल, ये यमुना रिवर से फॉर्म हुआ है, और इसका बैरेज आपको ओखला यानी दिल्ली हरियाणा वाला जो रीजन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सरहिंद कैनाल ये सतलज रिवर पे स्थित है, इसका बैरेज आपको रोपर पंजाब में देखने को मिलेगा। अबुल फजल, अबुल फजल के बारे में आप काफ़ी अच्छा जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अकबर नामा, ये आपने पढ़ी होगी। आपको बताना है कि अकबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई है, आपको लैंग्वेज बताना है कि अरब में लिखी गई, पर्शियन में, संस्कृत में या हिंदी में, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अबुल फजल का जो है 1602 में असिसिनेशन कर दिया गया था बाय बीर सिंह बुंदेला। अब बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल का जो मर्डर किया था, ये जहांगीर, जिनको प्रिंस सलीम भी बोलते हैं, इनके कहने पे किया था। माउंट एवरेस्ट, ये आप जानते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, लेकिन इसको पहले माउंट एवरेस्ट न बोल के पीक 15 बोला जाता था, और इसका नाम बाद में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। K2 पीक, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये इसको सैवेज माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है बहुत डिफिकल्ट है, और यहाँ पे जब लोग क्लाइंब करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फर्टिलिटी भी केसेस ऑब्जर्व की गई है। इंडिया वर्ल्ड में कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे मेजर ड्रग बेसिकली ओपीएम का प्रोडक्शन होता है। एक है गोल्डन क्रेसेंट, जो आपका पाकिस्तान वाला रीजन है, अफ़गानिस्तान और ईरान, इस रीजन को मिला दीजिए तो आपका बनता है गोल्डन क्रेसेंट। यहाँ पे ओपीएम का प्रोडक्शन, जो इलीगल ड्रग्स हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। और गोल्डन ट्रायंगल आपको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड रीजन से मिलके बनता है। इन रीजन में एक समय ऐसा था कि वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन होता था ओपीएम का। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसमें जो वोमेन है वो बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग दी अर्ली प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कुछ इनिशियल फेज में वो फॉलिक एसिड का इंटेक करती हैं इनफ क्वांटिटी में, ताकि जो बच्चा का बेबी है उसका ब्रेन और स्पाइन में कोई भी डिफेक्ट ना आए। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1962 में दिया गया था। आप जानते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 23 भाषा में दिया जाता है, 22 आपके शेड्यूल 8 वाली लैंग्वेज है और एक आपके इंग्लिश है। इसकी शुरुआत 1961 से की गई, और 1965 में पहली बार दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड, और इसको किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप, ये मलयालम लैंग्वेज के लिए इनको दिया गया था। और मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने एक बुक लिखी थी ओड़क खुजल, जो जिसका मतलब है हिंदी में द बम्बू फ्लूट। लाला लाजपत राय की इम्पोर्टेंट बुक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेफ टू इंडिया, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये बुक अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। मिलेट्स, जिसको मोटा दाना भी बोलते हैं, मोटा अनाज, ये बेसिकली सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें क्या ना कि एग्जाम में ये पूछ सकता है, रिसेंटली कोडोन कुटकीस वर सीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मिलेट्स के रूप में आपको जैसे रागी, बाजरा, कुडोन, कुटकी, ये आपके क्या है, मोटे अनाज है। इरमिंगर करंट, ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट में देखने को मिलेगा, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है बेसिकली वहाँ पे मिलेगा। जो आइसलैंड है ना, उसको वेस्टवर्ड साइड में जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे ये
करंट फ्लो होती है। हम किसी लेक्चर में जितनी भी वर्ल्ड की करंट्स हैं इंपॉर्टेंट, सभी को हम डिस्कस करेंगे ओशियन करंट्स को। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए कि इरविंगर करंट आपको जो आइसलैंड है उसके साउथ वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलेगी। सेंसर मोशन एक पार्लियामेंट का एक मोशन है, खासतौर से लोकसभा का, और ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जाता है या तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि किसी जो स्पेसिफिक पब्लिक इम्पोर्टेंट मैटर है उसको डिस्कस किया जा सके। और इस मोशन को जो भी लाएगा हाउस में, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एक रीजन इसमें स्टेट करे किस रीजन से वो ला रहा है। अगर ये हाउस में पास हो जाता है सेंसर मोशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिग्नेशन दिया जाए बाय एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के इक्विवेलेंट नहीं है। आर्टिकल 246 ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है। जैसे आप 7th शेड्यूल पढ़े होंगे, तो 7th शेड्यूल में आपका जो है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और उसी की तरह आपको सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 246 में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब केवल ओनली पार्लियामेंट ही यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। FRBM एक्ट 2003 का है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट को इसलिए लाया गया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फिजिकल डिसिप्लिन बना रहे, इंटर जनरेशनल इक्विटी बना रहे। ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन खूब यूज कर ले रिसोर्सेज का और आने वाली रिसोर्स क्या हो जाए, डिप्लेटेड हो जाए। और लॉन्ग टर्म माक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे हमारी GDP है, इन्फ्लेशन है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये स्टेबल बने रहें। इसको अब तक 4 बार अमेंड किया गया है, 2004, 2012, 2015, 2018। जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, इसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है ये 3% ऑफ GDP। अब फिजिकल डेफिसिट आप जानते हैं ये क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग आपका बारोइंग। और इस एक्ट के तहत ये टारगेट रखा गया कि जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों को मिला के जो बारोइंग होगी ना, वो जो GDP है उसके 60% तक ही हो सकती है मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं अलाउ है। तो सेंटर 40% तक बारो कर सकता है, स्टेट जो है 20% तक कर सकता है अपनी GDP का। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में लाया गया। आप जानते हैं कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, और इस रिवोल्ट के बाद 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट पास किया गया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश एम्प्रेस थी, बेसिकली जो ब्रिटिश क्यों थी, उन्होंने जो इंडिया का टेरिटरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी तक अभी तक कंट्रोल कर रही थी उसको डायरेक्ट अपने सुजानिटी के अंडर ले लिया। तो इसी के लिए रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में पास किया गया, और यह 1877 में फिर दिल्ली दरबार बुलाया गया। और इस दरबार में जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के, वो थे आपके बेंजामिन डिसरायली। जो आपके पास नोट है बेसिकली आप रखते हैं जेब में, 100 रुपये का या 200 रुपये का जो भी हो, तो इसमें आपको टोटल 17 लैंग्वेज में जो है 17 लैंग्वेज मेंशन रहती हैं। जैसे 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये आपको हिंदी में दिखेगा, 100 रुपीज़ इन इंग्लिश, इसी प्रकार 15 और लैंग्वेजेस भी रहती हैं। तो आप नोट के एक साइड में देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दिखेगा, और आप नोट के पीछे साइड देखेंगे तो आपको 15 जो है लैंग्वेज दिखेंगी, जो कि बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में मेंशन है। और कितनी लैंग्वेज मेंशन होंगी, क्या उनका प्रारूप होगा, ये गवर्न होता है सेक्शन 25 के द्वारा ऑफ RBI एक्ट 1934। ऑप्शनल मनी एक टाइप का पेमेंट है जो कि लीगल तो नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, कि अगर वो जो भी जिससे आप ये ऑप्शनल मनी ले रहे हैं वो बाउंड नहीं है, अगर वो बीच में मुकर गया तो आप उसको जो है कोर्ट के द्वारा आप अपनी मनी को नहीं पा सकते हैं ऑप्शनल मनी के केस में,
क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन जनरली इसको एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट होता है दोनों पार्टियों के बीच में, और इसको एक्सेप्ट करना लीगली कंपलसरी नहीं है। और ये डिपेंड करता है कि जो भी पार्टी इन्वॉल्व्स हैं, जहाँ पे ये इस टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है ऑप्शनल मनी का, ये उनके डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करें चाहे तो ना करें। ऑप्शनल मनी बेसिकली एक्सेप्ट किया जाता है ट्रस्ट नॉट बाय लॉ। जैसे आपका चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट्स हो गया। इसका अगर एक एग्जांपल आपको और बताएं कि जो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे गिफ्ट्स कार्ड मिलते हैं। वो एक टाइप का क्या है, आपका ऑप्शनल मनी है, क्योंकि उससे आप प्रोडक्ट तो खरीद सकते हैं लेकिन आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और वो अगर आप कंपनियां फ्लिपकार्ट उसके जो भी दे रही है, वो अगर उससे चाहें कि ना दें तो आप उसको कोर्ट में भी उसके लिए नहीं जा सकते। कुछ मेजर रिवोल्यूशंस हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन से संबंधित है, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरी, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स, ब्लैक पेट्रोलियम, सिल्वर एक एंड पोट्री, और गोल्डन फाइबर आपको जूट से संबंधित है, और गोल्डन सिर्फ हॉर्टिकल्चर, पिंक मीट एंड प्रॉन, ग्रे फर्टिलाइजर, रेड मीट एंड टोमेटो, ब्राउन लेदर कोकोआ, एवरग्रीन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, क्रोनोलॉजी बेसिकली इसको अगर बोलें तो देखिए, डेंड्रो मीन्स ट्री हो गया, क्रोनोस मीन टाइम, और लोगोस मीन्स स्टडी। तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी बेसिकली ये स्टडी है टाइम का यूजिंग ट्रीज। जैसे आप ये देखिए, ट्री का एक संरचना है तो उसका ये हॉरिजॉन्टल कट है, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या रिंग बनी है, रिंग बनी है ना। तो एक रिंग जो होता है ये डिनोट करता है कि उसकी एक साल ग्रोथ हुई, एक रिंग को ग्रोथ होने में एक साल लगते हैं। तो आप अगर इसके नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये पेड़ कितने साल का हो गया। और दूसरा है, इन रिंग्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है कैसा है। अगर फेवरेबल कंडीशंस होगा एटमॉस्फेयर का तो वाइडर रिंग्स होंगे, और अगर नैरोवर रिंग्स हैं यानी बहुत पास पास हैं तो एनवायरमेंट कंडीशन जो है बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत डिफिकल्ट था फॉर दैट ट्री। तो इसका स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि आज से अगर ये 100 साल का पेड़ हो गया तो 100 साल पहले क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा था, 100 साल में एनवायरनमेंट या क्लाइमेट कैसे बदला, उसका जो है पूरी तरह से अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। साथ में रेनफॉल टेम्परेचर पैटर्न को भी डिपिक्ट किया जा सकेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा की गई, और इसको बनाने के लिए ना इस एक्ट को अमेंड किया गया 2016 में। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। इसमें आपको गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और 1 आरबीआई ऑफिशियल, हो सकता है ये आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो आरबीआई के, और 3 मेंबर नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसके चेयरपर्सन आपको गवर्नर देखने को मिलेगा। इसमें इसकी मीटिंग जो साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, ये एक्ट में मेंशन है, यानी हर क्वार्टर में इनकी मीटिंग होती है। और यहाँ पे मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं। और जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली गवर्नर, इनके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है इन केस ऑफ टाई। अगर किसी केस में 3+3 मान लीजिए वोटिंग पड़ गई, तो इस केस में जो अब कास्टिंग वोट की पावर दी गई है ये आपको दी गई है किसके, गवर्नर को यानी चेयरपर्सन को। जो एक्सटर्नल मेंबर हैं यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये 3 मेंबर नॉमिनेट हो रहे हैं, इनका टेन्योर 4 साल का होता है, और ये रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो भी मीटिंग होती है क्वार्टरली, उसके जो मिनट्स होते हैं यानी वहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी डिसीजन लिए गए, उसको 14 दिन के बाद रिलीज कर दिया जाता है पब्लिक डोमेन में। इसमें इंक्लूड्स होता है कि इंडिविजुअल जो भी मेंबर्स थे उनका वोटिंग डिसीजंस क्या था किसी भी मुद्दे पे, और जो पॉलिसी दी गई है बेसिकली, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रखनी है, टाइट रखनी है कि
कि कॉन्ट्रैक्ट रखनी है या एक्सपेंसरी रखनी है। और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग एक जो है कारण भी बताते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ा रहे हैं तब भी रीजन बताएंगे, रेपो रेट घटा रहे हैं तब भी बढ़ाएंगे। फॉरेन एड, आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टर्की में जो है अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे सहायता प्रदान की, इतनी मनी दिया, इतना जो है ग्रेन दिया। तो ये सब बेसिकली क्या होता है, टाइप का फॉरेन एड होता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड में एब्सोल्यूट टर्म में, तो सबसे अधिक डोनर जो टॉप डोनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर जर्मनी, जापान, यूके। लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं वो कितना अर्निंग कर रहे हैं, या वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री है सिटीजन की वो कितना वहाँ पे ग्रोथ या प्रोडक्शन हो रहा है, उसका पूरा मॉनेटरी टर्म में अगर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। और ये ज़्यादा अच्छा होता है पैरामीटर अगर हम फॉरेन एड को स्टडी करें। तो इसमें टॉप आपका नॉर्वे करता है, सेकंड पे आपका जर्मनी एंड थर्ड पे नीदरलैंड, टर्की, यूके। देखिए यही है ना ग्रॉस नेशनल इनकम, अगर हम फार्मूला लिखें तो जीडीपी, जीडीपी क्या होता है कि जितना भी आपके जो टेरिटरी है कंट्री की, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू आपका जीडीपी होता है। तो इसमें आपको क्या इंक्लूड होते हैं, सिटीजन प्लस रेजिडेंट दोनों इंक्लूड है। वो रेजिडेंट वो सिटीजन नहीं इंक्लूड है जो देश से बाहर रह रहे हैं। लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये वाला जब टर्म ऐड कर देंगे, इसमें क्या है कि कितना पैसा कंट्री में आया और कितना पैसा गया, इसका जो नेट होता है ना, इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब इसको ऐड कर देंगे जीडीपी में तो ये आपका जीएनआई आ जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, ये श्रीनगर में डल लेक के पास देखने को मिलेगा और ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, इसका डेवलपमेंट इसरो के द्वारा किया गया और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि जनरेट किया जाए और इन्फॉर्मेशन को डिसएनिमिनेट किया जाए पब्लिक के बीच में रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डेटा। और इसका सोर्स जो है डेटा का, ये बेसिकली जो इंडियन और ग्लोबल जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है वहाँ से इससे संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सिल्वर पिट क्रेटर, ये आपको नॉर्थ सी में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के द्वारा फॉर्म हुआ है। जब मीटेरॉइड्स यहाँ पे इम्पैक्ट कर दिया गया है, इम्पैक्ट किया है नॉर्थ सी में, तब इसका फॉर्मेशन हुआ है। अभी कैसे हमें पता चला कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट के कारण ही बना, क्योंकि यहाँ पे क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार का जो है फॉर्मेशन या देखने को मिल रहा है और इनका फॉर्मेशन एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में मिलेगा। अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर इम्पैक्ट हुआ होगा तभी तो फॉर्मेशन हुआ है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई टैग भी बोलते हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक पार्ट है। और जैसे पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स अग्रीमेंट, इसके अंतर्गत ये एक बेसिस है जीआई एक्ट इंडिया में लाने का। और इंडिया में जो जीआई एक्ट है ये 1999 का है, जो इफेक्ट में आया 2003 में। ये किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसका बाद में आप रिन्यूएबल कितने भी टाइम आप कराते जाइए। और रजिस्ट्री कहाँ पे करवानी है, इसका ऑफिस चेन्नई में स्थित है। और रजिस्ट्रार ऑफ जीआई एक होते हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दें जब वहाँ पे उसका प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। और ये रजिस्ट्रार ऑफ जीआई ये कंट्रोलर जनरल ऑफ जो पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स होता है, इनके अंडर काम करते हैं। जीआई टैग बेसिकली ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत काम करता है। ये नोडल डिपार्टमेंट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत फंक्शन करता है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसकी स्थापना 1957 में हुई। ये इंडिया की जो है एपेक्स यानी टॉप लेवल की एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। ये बेसिकली डिटेक्ट करती है कि कस्टम ड्यूटी अगर इवेजन हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग कहीं पे हो रहा है, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड जो चीज़ें प्रोहिबिट है उसका अगर स्मगलिंग हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है, कॉमर्शियल फ्रॉड हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और केस को
डील करती है। ये बॉडी सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंतर्गत काम करती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का एक सब फंक्शन है। यानी ये जो सीबीआईसी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू आपका किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, इसके अंतर्गत कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसी प्रकार एक डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, और इसके अंतर्गत आपका क्या बना है? सीबीआईसी वर्क करता है। पर्पल पोटैटो, इसका ओरिजिन आपको इंडियन रीजन और बोलिविया पेरू जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है वहाँ से माना जाता है। ये एंथोसाइनिन्स में जो है रिच होता है, और एंथोसाइनिन इसको पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। और एंथोसाइनिन एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये पर्पल पोटैटो आपको विटामिन सी में भी रिच होता है। एंथोसाइनिन आपको ना जो ब्लूबेरीज होती हैं उसमें भी पाया जाता है। इंडिया का जो पर्पल पोटैटो वैरायटी है इसका नाम है कुफरी जामुनिया, जिसको डेवलप किया सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश में है। बेसिकली अगर पर्पल पोटैटो की बात की जाए तो अगर ये एक तो होता है कि ये शुगर फ्री होते हैं, और ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं। जब इनका सेवन किया जाता है तो क्या होता है? एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और डिसीज फाइटिंग, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो ये डिसीज फाइटिंग कंपाउंड्स भी इसमें पाए जाते हैं। और जो हम रेगुलर आलू खाते हैं ना, ये उससे हेल्दियर कंसिडर किया जाता है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है ये भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी नॉर्मल पोटैटोज, और लगभग डबल होती है। अब देखिए इससे क्या होता है, देखिए अगर इंडियन वैराइटीज़ है इसका देखिए आई हेल्थ भी आपकी बेटर होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी में इम्प्रूव होता है। तो अगर किसी को हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है या कुछ कैंसर डायबिटीज़ जैसे भी इससे ट्रीट होते हैं, उनके रिस्क को ये रिड्यूस करता है। तो अगर पर्पल पोटैटो अगर मार्केट में मिल रहा है तो आप इसका कंजम्पशन ज़रूर करिए। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट आज के सेशन था, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट रहा करे आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे सुबह इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।